आज हम यहाँ एक कलाकार को याद करने के लिए जमा हुए हैं। पीयूष पांडे उनका नाम था। पिछले साल वो हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन आज एक और महान कलाकार हमारे बीच से उठ गया है। इससे पहले कि हम पीयूष को याद करें, हमें उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को भी एक सलाम इस मंच से जरूर करना चाहिए। वो एक महान कलाकार तबला वादक ही नहीं थे, वो एक महान इंसान भी थे। नफरतों फसादों के इस दौर में इंसानियत और मोहब्बत का प्रतीक थे उस्ताद। अगर आप उनके जीवन में जाएं, उनके बारे में विस्तार से बातें करने के अवसर आएंगे, लेकिन चूँकि आज ही आधिकारिक रूप से उनके दिवंगत होने की घोषणा हुई थी, हमने सोचा कि पीयूष की याद करने से पहले उस्ताद को भी सलाम किया जाए। पीयूष एक ऐसे कलाकार थे जिनका होना कभी पता नहीं चलता था। वो बहुत संकोची स्वभाव से ही नहीं थे। वो एक जैसे नींव के पत्थर की तरह हर जगह रहते थे, जो दिखाई नहीं देते थे। और पिछले एक साल में उनके न रहने पर उनकी इतनी तरह से यादें आती रही कि लगा कि वो जीते जी शायद हमने उनको ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, और आखिर में कुछ अफसोस ही हमारे साथ रह जाते हैं। बार बार पीयूष को याद करते हुए उसके काम को, उसकी लगन को और उसके गैर कलाकार रूप को याद करते हुए बार बार लगता है कि ऐसे इंसान बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे कि वो कलाकार, तो आप में से बहुत से लोग उसको कलाकार के रूप में जानते हैं, बहुत से लोग अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिस पर बहुत भरोसा किया जा सकता था। किसी भी संकट के समय कहीं भी वो खड़ा हो जाता था। मुझे याद है कि कोविड के चरम दौर में मेरी माताजी का निधन हुआ, तो हमने सबको फ़ोन पर सूचना दी, लेकिन कहा कि आप आइए नहीं क्योंकि समय खराब है। पीयूष को भी बताया नहीं। वो बाद में बहुत नाराज हुआ और उसने नाम गिनाए 8-10 एक अपने परिचितों के, जो अस्पताल में या घर में कोविड के कारण जिनकी जान चली गई थी, जिनके घर वाले नहीं थे, जिनके अंत्येष्ट करने वाला कोई नहीं था। और पीयूष दौड़ दौड़ कर वो कहा, मैं कितनों को शमशान पहुंचाया नवीन, अब तुमने बताया नहीं, बताओ। तो और मैं इसीलिए मैं बचा रहा भी कहता था। खैर, तो आज हम पीयूष को याद करेंगे। पीयूष के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ उनके साथ ही बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम 3 हिस्सों में है मुख्यतः। पहले 40-50 मिनट का हमारा इरादा है कि हम पीयूष की कुछ यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ उसके व्यक्तिगत साथी, पारिवारिक साथी, कुछ थिएटर के और उसको जानने वाले लोग 5-5, 10-10 मिनट पर अपनी बात करेंगे। बीच बीच में मैं उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूँगा। वैसे एक पर्चा हमने बनाया है, उसमें उसके बारे में मोटी मोटी जानकारियाँ दी हुई हैं। पीयूष का परिवार एक संगीत प्रधान परिवार था। पीयूष के पिता को, जो पुराने लोग हैं, वो पिता के नाम से जानते हैं, पीताम्बर पांडे। नौकुचिया ताल के पास सिलोटी गांव से वो कभी यहाँ आए थे। संगीत उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, जुनून था। और ये कई बार हम लोग आज आश्चर्य करते हैं, अपने संगीत के जुनून के पीछे पीताम्बर पांडे जी ने अपने परिवार की जितनी उपेक्षा हो सकती थी उतनी की। ये कहना बहुत अजीब सा लगता है, उन्होंने अपनी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पीयूष की भी बहुत कम शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा थी। कुछ उसके भाई तो बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए। पिता दिन रात संगीत के, अगर उनके पीयूष के बक्से में कुछ ऐसे कागज मिलते हैं कि मैरिज कॉलेज था तब, भातखंडे पूर्णिमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, 1930-35 के दौर में उन्होंने वहाँ से विशारद किया। उसके बाद सचिवालय के 10 अधिकारियों के पत्र उनके
पेटी में रखे हैं, आईसीएस अफसर थे जिनके पत्नी को, जिनकी बेटी को, जिनके बेटे को पीताम्बर पांडे संगीत शिक्षा किया करते थे, ट्यूशन संगीत का लिया करते थे, सर्टिफिकेट है उनके उसमें। पीताम्बर पांडे हॉकी का शौकीन थे बहुत, हॉकी के अंपायर होने की परीक्षा उन्होंने पास की थी और हारमोनियम और तबले के उस्ताद थे। और कुआं परिषद की जो रामलीला थी मुरली नगर वाली, उसके तो वो संगीत उस्ताद ही कहलाते थे। और इसीलिए संगीत का उनका जुनून जो है पूरे परिवार को मिला, वो स्कूल पढ़े हो या डिग्री में पाई हो, लेकिन संगीत पाया। उनका कोई भाई कोई बहन ऐसे नहीं थे जो शुद्ध रूप से बिना किसी प्रशिक्षण के बेहतरीन गायक थे और हैं अभी भी। पीयूष भी ऐसे ही, उसने कोई शिक्षा नहीं पाई संगीत की। जिन लोगों ने उसको 70 के दशक में राम की भूमिका के रूप में देखा है, वो आज भी उसे उसी रूप में याद करते हैं। उसने सारी भूमिकाएं की, शत्रुघ्न से लेकर के रावण को छोड़, रावण की भूमिका नहीं की, अंगद तक की भूमिका उसने की और वैसा अभिनय फिर कोई रामलीला में नहीं कर पाया। ये उसके कुछ पक्ष हैं। इस तरह हमारा ये कार्यक्रम होता है। अब आप वो देखेंगे कहानी का मंचन ललित पोखरिया जी, आप रखिए। जब ये कार्यक्रम बन रहा था तो हमने सोचा था कि आखिर के या पीयूष के किसी नाटक का कोई अंश हम लोग पेश करेंगे उसकी श्रद्धांजलि स्वरूप, लेकिन कई तरह की चीज़ें होती हैं व्यवस्था नहीं हो पाती। ललित जी का आग्रह था तो इन्होंने एक मेरी कहानी है बाघेन, उसको चुना। और निसर्ग संस्था का भी मैं और ललित जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पीयूष को श्रद्धांजलि के रूप में इसका मंचन किया है। अब आप अगले करीब 45-50 मिनट इस प्रस्तुति को देखिए। धन्यवाद। अरे क्या बात है शेरो, रोटी नहीं खाता आज है? खा ले यार, खा ले, क्यों ठंडी करता है? आजा। अरे बाहर को क्या सूंघ रहा है? कहीं बाघैन तो नहीं है? हाँ यार, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा। हाँ, बाघ ही होगा। अब तुझ पर नजर होगी उसकी। अरे भौंक मत, भौंक क्यों रहा है? तेरे भौंकने से डरता है वो, है? अरे चुप रह गया हूँ, क्यों भौंक रहा बार बार? मैं लगाता हूँ जरा जोर का हल्ला। हाँ, तू चुप रह, बिंदु सीधे यहीं चला आएगा। अब भाग गया होगा बेटा। यहाँ उसके लिए क्या है खाने को तेरे सिवा? हाँ बेटा, तू आजा, चुपचाप खाना खा ले, ठीक है? और सुन, पहले एक बात सुन, इधर आ बेटा, यहाँ ऐसा है, तू अब जरा बच के रहा, ठीक है? हैं? ये बाघ जो है ना तेरे चक्कर में घूम रहा है? पता नहीं कब उठा ले जाता है। तो चल देता है, जब देखो तब कभी बंदरों को खदेड़ने, कभी सोनों को हाँकने, है? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। जब उठा ले जाता है बाघ तेरे को। तेरा बाप, तेरी महतारी, तेरे भाई बहन सब कहाँ गए कुछ पता है तेरे को?
अरे मुंह नीचे क्यों कर रहा, ऊपर को देख। सब इसी बात के पेट में तो गए ठहरे। टप करके उठा ले जाता था, एक एक करके ले गया सबको, कोई खबर ही नहीं लगती थी। जब गायब हो गए तब पता चलने वाला हुआ। हाँ ठीक है, और नहीं तो और कहाँ गए वो, कहाँ जाने वाले हुए। अरे बेटा तेरा बाप ससुरा हाँ बहुत बड़ा प्यारा यार, सबे तन पर काले बूटे ऐसे जैसे किसी ने छाप रखे। कहाँ से लाया होगा वो अपनी नाक पर वो लंबा काला टीका, क्या खूब फपता था। तुम भाई बहनों को नहीं मिले बेटा वैसे काले बूटे, सब अपनी माँ पर गए ठहरे तुम। और वो महिला ऐसा था, वो दौड़ के आता था एकदम गोद पर बैठ जाता था। पहला घास हाथ से खिलाना ठहरा, नहीं तो खा देने वाला ही नहीं हुआ। और सुन, सवेरे सवेरे मुझे जगाने के लिए अपनी ठंडी थूथन से मेरे तलवे को रगड़ता था, रजाई में मुंह घुसा के। डांटो साले को तो नाराज हो जाने वाला होगा, फिर मनाना ठहरा। उसके जाने का बड़ा दुख है। तब तो छोटा था बेटा, छोटा था। वो दिल्ली में बैठा रहता था पहले सीढ़ी, जब मैं खाना बना देता था ना, वो वहीं बैठा रहता था पहली सीढ़ी पर, और नज़र होती थी बिल्कुल चूल्हे की तरफ। मैं बात करता था उससे, ठप्पू खाना खाएगा रे। हाँ ठप्पू नाम रखा ठहरा मैंने उसका। वो भी कभी आंखों से जवाब देने वाला हुआ, कभी पूंछ हिला के कूं कर देने वाला। तो उस दिन वहीं दिल्ली पर बैठा था, मैं उससे बात कर रहा था और नज़र डेली मेरी चूल्हे की तरफ, रोटी पकाते पकाते बात कर रहा था। बड़ी देर से साले ने न कूंका की न नाम से सोंसा की। मैंने देरी की तरफ देखा तो नहीं था। मैंने सोचा फिर वो नीचे आंगन में घूमने गया होगा। तो मैं जब रोटी पकाने के बाद ऐसे ये भिन पर हाथ धुले गया तो बाहर भी नहीं था। मैंने फिर धात लगाई, ओ ठप्पू ठप्पू ओ, कितनी धार लगा दी नहीं आया। उसके हिस्से की रोटी बेटा वैसे रखी रह गई। फिर सवेरे भी नहीं आया, होता तो तब आता। मैंने पूरा गांव छाना। कुछ दिनों बाद बेटा वो ऊपर जंगल में उसकी खाल मिली छोटी सी, सफ़ेद तन पर काले बूटे वैसे ही चमक रहे थे। उस दिन पता चला बेटा कि उसे बाहर उठा ले गया। अब तेरी महतारी सूबेदारनी, सूबेदारनी नाम रखा था। असली सूबेदारनी सुनती तो कितना गाली देती है, लेकिन वो तब सुनती ना जब गांव में होती, तो उसको तभी तो पता चलता। जब से सूबेदार जी का परिवार यहाँ गांव से गया, तब से बेटा वो उन्हीं के आंगन में बैठे रहने वाली थी। मैं केवल खाना खाने आती थी मेरे पास, फिर सीधे वहीं जैसे खाली मकान का पहरा करने को कहे गए होंगे उससे। रात को सोती भी उसी गोठ में थी। तुम सब वहीं तो हुए। हाँ बिल्कुल भूरा रंग था, बदन पर दूसरे रंग का एक छींटा भी नहीं था बेटा। जैसे तुम हो, सब अपनी माँ पर गए ठहरे तुम। तुम लोग थोड़ा बड़े हो गए थे तो क्या 5 भाई बहन तुम हुए, 2 तुम्हारे माँ बाप, कितने हो गए 7, 8वां मैं। और रोटी पकाते पकाते मेरी हालत खराब हो जाती। हाथ से चक्की पीसनी पड़ती तो कौन कर सकता था। वो 4 मील सड़क की दुकान से आटा बोट के लाना ज़्यादा आसान हुआ है कि नहीं। क्या मज़ेदार दिन थे यार। हम लोग पूरे गांव का चक्कर लगाने वाले हुए उन दिनों। सुरमल जी के मंदिर में जब घंटी बजाते हम, तो तुम सब लोग आ जाते। फिर वहाँ से हमको एक एक घर का एक एक आंगन का चक्कर लगाना ठहरा तो रहा। तुम लोग कभी मेरे दाएं दाएं, कभी बाएं बाएं, कभी ताल घर, कभी माल घर, कभी वाल घर, कभी पाल घर। बस ऐसा ही ठहरा। और करना भी क्या ठहरा हमको।
हाँ, तो बेटा एक दिन सूबेदारनी सवेरे रोटी खाने नहीं आई। मैंने धार लगाई, ओ सूबेदारनी रोटी खाने नहीं आती आज, तब भी नहीं आई। और मंदिर में जब मैंने घंटी बजाई तो तुम सब लोग आए, वो नहीं आई। मैंने सोचा कहीं बीमार उमार होके कहीं उनके सूबेदार जी के गोद में तो नहीं पड़ी है। मैंने वहां झांका तो बेटा वहां भी नहीं थी। अरे फिर वो बेटा कभी नहीं आई। वहां सारा एक एक करके उठा ले गया तुमको। जब बेटा तू अकेला बचा तब मुझे पता चला बेटा। इसीलिए बेटा मैं तुझे घर के भीतर रखता हूँ, बाहर अकेले जाने को मना करता हूँ। और तुझको अकल ही नहीं है, चल देता है जोरों के पीछे, बंदरों के पीछे है। वो बात तेरे ही चक्कर में घूम रहा है, समझा? चल बेटा उठ उठ चल उठ, आई जोश आओ, चल बेटा आ रोटी खाते हैं और फिर छुरमल जी का नाम लेके सो जाते। और क्या करना ठहरा हमको है। क्या कर रहा है धब्बू? शेरू है, शेरू है। तेरे बाप की याद आती रहती मेरे को। अरे पैर हटा, मेरे पैर से अपना थूथन हटाना, ये ठंडी नाक हटा दो। अरे यार अपने बाप की ये आदत खूब पाई है। अरे पता है बेटा, पता है सुबह हो गई करके पता है, लेकिन करना क्या ठहरा इतनी जल्दी उठ करके। न गोड़ में गाय नंबा रही ठहरी, न गोड़ से गोबर निकाल कर खेत में पहुंचाना ठहरा, न जंगल से घास ही लानी ठहरी। जंगल तो बेटा आंगन तक पहुंच गया ठहरा, इससे लकड़ी की भी खूब इबरात हुई। अरे विकास वाले जो है ना पानी का नल लगाए गए ठहरे आंगन में। ये विकास के नल ने बेटा पुराने लोकगीत फोकगीत सब बेकार कर दिए। पहले क्या बटे हुए गाता था, हैं ओ पानी पिला दे पनेरा पानी तेरी खोटी सलाम। कहता गाता था ए पनियारिन पानी पिला दे, तेरे पैर पे सलाम करता हूँ। फिर और कोई गाता था स्वर की पिरुली पधने पान बिजा पानी। कैसे कैसे गाने बने ठहरे। वो स्वर की पिरुली पधानी को पानी पिलाने के लिए बुला रहे ठहरा। लेकिन बेटा बात ये ठहरी नौले का पानी ठहरा ना, सब पानी पीते थे। अमृत जैसा पानी होता था बेटा, देखते ही प्यास बुझ जाती थी। कभी कभी तो देख के ही प्यास बुझती थी बेटा। एक गाना वो भी है ना, ओ कुंती नौला ठंडो पानी ओ बिनती से को क्यों कसी है। क्या कह रहा ठहरा, हे कुंती ठीक है तुम्हारे नौले में बहुत ठंडा पानी है, अमृत जैसा है, मुझे तीस ही नहीं है तो कैसे पीऊँ। ऐसा ठहरा बेटा नौले का पानी। तो आजकल विकास का जो नल लगा है ना बेटा, इसका पानी पीते पीते पेट फूट जाएगा लेकिन प्यास नहीं बुझती। ऐसा विकास ठहरा है। और ये विकास वाले तो दिशा मैदान के लिए आंगन के किनारे ही कोठरी बना के गए ठहरे। शौचालय कह रहे ठहरे उसको, शौचालय। हाँ ठीक हुआ, रात बिरात बारिश बारिश के लिए ही ठीक हुआ बेटा। अरे फिर छोड़ दो ये बार बार, मेरा मन पहले का करके इतने गाने सुना दिए तो फिर भी तलवा चढ़ रहा है मेरा है। अरे ओहो, अरे बाबू
तुझको बाहर जाना होगा ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे तो जाने ही ना। बाबू माफ करना बेटा। हाँ, दरवाजा खोलता हूँ। हाँ, दरवाजा खोलता हूँ। ये जा फिर जा। हाँ, ज्यादा दूर मत जाना है बेटा। हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, अब मेरे भी अब लेटने के काम नहीं हुए, इस तरह उठा ही देता हूँ। हाँ, ये शेरू जानवर हो गए, दिशा मैदान हो जा रहा है, और मैं इंसान हो गए और आ रहा हूँ। देखो तो, आहा, क्या और ये घाम, सुंदर घाम खिला है रे पार वाले, सोने जैसा पिघला है। आहा, सोने जैसा चमक रहा है देवता ही माल, सोने जैसा चमक रहा है देवता ही माल, रंगीलो कुमाऊं मेरो छबीलो गढ़वा, रंगीलो कुमाऊं मेरो छबीलो गढ़वा। पुराने जमाने के दिन होते तो अभी पूरे गांव में हो हल्ला मचा रहता, किसी की सासू अपनी बुआरी पर बरस नहीं होती। ए बुआरी, तू पनीर से नहीं लौटी अभी तक, तू मत ही खाना इस बरस के धान, मत ही खाना। ये धान की भी बड़ी महिमा ठहरी, पूजा पाठ में भी काम आने वाला हुआ और बहू को गाली देने में भी काम आने वाला। और हाँ, कोई कोई अपने हलिया को घाक लगा रहा होता, ए चितवा, दिन आगे सड़क पहुंच गए तो अभी घर में बीड़ी फूंक रहा है, कब मरता है तू? अब कोई इनसे पूछे, वो मर ही जाएगा बेचारा, तो हल कैसे चलाएगा? और कोई उधर जंगल में अपनी खसियारियों को हाँक रही होती, ए खसियारिनो, कौन गांव के हो तुम लोग? ये घास के गट्टर के साथ ही इस पहाड़ में गिर जाना तुम, तुम्हारे गोट के गायबल भूखे मर जाए, तुम्हारा नान पड़ जाए, नान पड़ जाए तुम्हारा। ऐसे ही ठहरा। लेकिन कहीं कहीं घर घर में, मंदिर मंदिर में शाम घाट भी बज रहे होते। हाँ, अरे तू आ गया बेटा? तो देख, मंदिर का नाम याद आया तो बेटा याद आएगा, आज तो वहाँ लिपाई घसाई करनी है। कितने दिन हो गए हैं लिपाई घसाई हुई नहीं। अब एकादशी पूर्णिमा तो याद नहीं रहती बेटा, जिस दिन मान लो देवता का थान ठहरा, लिपाई घसाई तो होनी ही चाहिए। अब ये पढ़ मेरे से जो क्या बनते, तो हंस जैसा रहा है रे, मैं पढ़ नहीं बना पाता हूँ करके हंसी उड़ा रहा है, तू बना लेता है क्या? मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कर, देखो तू तो हो आया दिशा में, और मुझे भी तो तैयार होना पड़ेगा, सवेरे के काम धाम निपटाने पड़ेंगे, तभी तो जाएंगे मंदिर। हाँ, तू तब तक ऐसा कर बेटा, कल रात को जो वहाँ आया था ना, देख कहीं आंगन के कोने कोने जो है उसके निशान तो नहीं मिलते हैं। जासूसी की प्रैक्टिस कर, तो तेरे को डॉग स्क्वाड में भर्ती करा दूंगा। अरे नाराज हो गया? अरे बेटा बेटा, नहीं भर्ती नहीं कराऊंगा, तू मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता ना बाबू? हाँ, शाबाश शाबाश। अरे बनकी सब चले जाएंगे बेटा, तू नहीं साथ छोड़ेगा, मैं जानता हूँ। चल फिर ठीक है, तब तो ऐसा कर, तू घाम ताप विटामिन डी ले। हाँ, वहीं पर बैठ बेटा, हाँ विटामिन ले, हड्डी मजबूत कर बेटा, बाघ से लड़ना है ना। हाँ, तो हड्डी मजबूत करनी पड़ेगी। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बेटा शेरो, मैं हो गया तैयार। हाँ हाँ, मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। ये भागर देखकर और ये चौर गाय की पूंछ देखकर तू समझने वाला हुआ है ना? हाँ बेटा, सुन, देवता का मंदिर ठहरा, सुरमल जो हमारे गांव के देवता हो, लिपाई घुसाई तो करनी पड़ेगी बिना बेटा।
है ना? और क्या, चल शाबाश। हाँ सीधा सीधा, हाँ दौड़ मत बेटा, दौड़ मत, मैं तेरे बराबर थोड़ी कर पाऊंगा। जय हो छुरमलयू, जय हो जय हो जय हो। हाँ बेटा तू नीचे बैठ, हाँ तुझे पता ही हुआ मंदिर में नहीं आना है करके, ठीक है बेटा? हाँ पहले अब मैं थोड़ा लिपाई घसाई कर देता हूँ, हैं ठीक है? और ये जो है छुरमलयू, रहना हो रहना रे, रहना हो रहना, भूल चूक माफी कर देना छुरमलयू। देश प्रदेश में जो भी है सबकी रक्षा कर देना। ये तुम्हारे नाम का दिया जला देता हूँ, ये पूरे गांव की तरफ से ठहरा, पूरे गांव की तरफ से ठहरा। अब छुरमलयू ये भुहाकर बजा देता हूँ, इन पहाड़ों को बुझा देता हूँ, पूरे पहाड़ों को बुझा देता हूँ। इन धुर जंगलों को भी पता चलना चाहिए कि हमारा गांव अभी जिंदा है। एक बूढ़ा हो रहा फौजी अभी हारा नहीं है, अभी हारा नहीं है। ये और अब ये 4 गाय की पूंछ तुम्हारी सेवा में। हाँ हाँ, और मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वरा? ऐसी सेवा ठहरी मेरी, मैं तो नरपशु ठहरा, नरपशु। अब थोड़ा सा घाट भी बजा देता हूँ, शंख बजा देता हूँ, इसकी भी ये तुम्हारा आशीर्वाद ठहरा, ये भी ये शंख की आवाज भी तुम्हारा आशीर्वाद ठहरा, तुम्हें सबके पालनहार ठहरे। देख रहे हो छुरमलयू, तुम्हारे आंगन में चारों तरफ लटकी ये घंटियां हैं। ये जो ये बड़ा सा घंटा है जिसकी आवाज पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे घाटी तक गूंज रही है, ये अमेरिका वालों ने चढ़ाया। ये इधर का घंटा, ये दिल्ली वालों ने चढ़ाया, और ये जो प्यारी सी आवाज वाली घंटी है ये लखनऊ वालों ने चढ़ाया। ये मुरादाबाद वालों ने चढ़ाई, वहाँ तो खूब घंटियाँ बजने वाली हुई, एक से एक घंटियाँ बनने वाली हुई। और ये जो इधर बड़ा घंटा लटक रहा है ये बम्बई वालों ने चढ़ाया, अब तो मुंबई कहते हैं उसको। और ये आगरा वाला है, घंटियाँ ही घंटियाँ, घंटियाँ ही घंटियाँ, घंटियाँ ही घंटियाँ, चारों तरफ घंटियां ही घंटियां, छोटी बड़ी नई पुरानी, कहाँ तक गिनाऊं, कहाँ तक गिनाऊं। कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हमारे गांव वाले, बाहर जाकर खूब बरकत हुई। ये घंटियों का साइज बता देने वाला हुआ उनकी हैसियत। हाँ छुरमलयू, तुमको भूले नहीं ठहरे। कौन भूल सकता है अपने देवता को, कौन भूल सकता है? कभी ध्यान नहीं रहा तो हारी बीमारी दुख तकलीफ में तुम्हारी याद आने ही वाली हुई उनको, तो जला जाने वाले हुए घंटियां और घंटे और तमाम सारी हरे से रुख
सुरमंजू से ही आशीर्वाद मांगना हुआ सबके लिए। देश परदेश जो जहाँ भी बसा है सबको कुशल रखना है ना बेटा। भाई 2-4 साल में बेचारे आ ही जाते हैं, एक बार घंटी दक्षिणा चढ़ा जाते हैं तुम्हारे मंदिर में, और जो नहीं आ पाते तुम्हारी देहरी तक नीचे मोटर सड़क से ही हाथ जोड़ के भूल चूक माफी मांग लेते हैं और किसी के हाथ दक्षिणा भिजवा देते हैं। कहते हैं परमेश्वर क्षमा करना, हम लाचार हैं, तुम्हारी देहरी तक नहीं आ सकते, शरीर की लाचारी है, ये दक्षिणा स्वीकार कर ले। हाँ शेरू, देवता यहीं बैठे बैठे सुनने वाले हुए, सबकी सुनने वाले हुए, वो कहीं नहीं जाने वाले हुए। यहीं पर थापा ठहरा हमारे पुरखों ने उनको, यहीं पर थापा ठहरा, यहीं ठहरा उनका वास। मनुष्यों की तरह देवता नहीं जाने वाले हुए परदेश, देवता नहीं जाने वाले। रक्षा करना रे सुरमंजू। अरे ऊपर देख के क्या भौंक रहा है बेटा? क्यों भौंक रहा है? क्या है ऊपर? अच्छा वो धूल धुआं, सड़क बन रही है यार, सड़क बताया तो था तेरे को। हाँ मजदूर पहाड़ काट रहे हैं, देखो ये दाग रहे चट्टान काटने को है। तेरे भौंकने से रुकता है उनका काम? सरकार बना रही है। हाँ अच्छा हुआ ये जंगल के बीचों बीच आएगी सड़क। अच्छा होगा बेटा, हमारा गांव थोड़ा और नजीक हो जाएगा, लोगों को आने में आसानी हो जाएगी। इन सड़कों ने मनुष्यों को बाहर ले जाने का काम तो खूब किया। हो सकता है किसी को वापस ले आए, किसी को वापस ले आए। तेरा एक घास पड़ जाए बेटा, वो किस्सा मालूम है तेरे को? बिल्ली कहने वाली हुई मेरे मालिक की एक आँख फूट जाती तो मैं दूध चुरा कर पीती, और कुत्ता कहने वाला हुआ मेरा एक मालिक बढ़ जाता तो मेरा सवेरे शाम का एक टुकड़ा पड़ जाता। सुरमंजू कृपा हो, ये सड़क ले आए किसी को वापस, और बेटा बढ़ जाए तेरा एक घास। इधर आ तो ये बेटा, जिस दिन ये सड़क बन गई ना और कोई मोटर आ गई उसमें, तो तुम और हम गाना गाएंगे। हाँ झोड़ा लगाएंगे, झोड़ा। उठ तो, झोड़ा कैसे लगाते बेटा? ये मेरा हाथ इसमें रख, ये ठीक, मेरी तरफ उठना धीरे धीरे है बेटा। शाबाश, 2 लोगों का झोड़ा। पहले गांव में 50-50 लोग इकट्ठा होकर झोड़ा लगाते। कोई बात नहीं, मोटर की खुशी में 2 ही लोगों का झोड़ा सही है ना। तो क्या गाएंगे बेटा? देखो मेरी तरफ चलना है जब। ओ खुशियाँ हो छाई हृदय में भाई, मोटर हो आई देखो मोटर आई। हाँ बेटा इधर थोड़ा तेज तेज करो। हाँ ओ खुशियाँ हो छाई हृदय में भाई, मोटर हो आई देखो मोटर आई। लेकिन बेटा पहले तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ पहले बेटा गाना मुझे याद आ रहा है, मैं नहीं गाया। नीचे से मोटर आ गई, चोटी की चढ़ान में, बालक भूखा रह गया छोटे से मकान में। क्या कह रहा है बेटा? अब ऐसा नहीं होगा कह रहा ना? हाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है। सुरमंजू की कृपा रहेगी, कोई आएगा जरूर। हाँ अरे बेटा धुनी लगाना तो भूल ही गए। अरे भाई धुनी का मैंने इंतजाम किया ही ठहरा। ये धुनी पे ये लकड़ियाँ मैंने रखी ठहरी। हाँ
और लकड़ी जल्दी सुलगेंगी करके ये कहाँ गया छोकला? हाँ ये चीड़ की लकड़ी का छोकले भी। माचिस कहाँ गया? अरे माचिस तो यहाँ है क्या? श्योती गई है क्या? लो तिली टूट गई। अब माचिस तक नकली बन रही बेटा। ऐसा विकास हुआ ठहरा हमारे देश। ये है जरा क्या भल भल जल रहा है बेटा। धुआं उठ रहा है। कितना अच्छा लगता है शेरों, जब मंदिर की धुनी से धुआं आकाश को उठता है, लगता है गांव सांस ले रहा है। देवता का आशीर्वाद उठ रहा है जमीन से लेकर आकाश को। जय हो छुरमल, आपका आशीर्वाद बना रहे। एक बार और बजाता हूं इन घंटियों को, ताकि इन धुर जंगलों में, पहाड़ों में, वीरान घरों के कोने कोने में तुम्हारा आशीर्वाद गूंजता रहे, गूंजता रहे परमेश्वरा। तुम्हारा आशीर्वाद इन वीरान घरों के कोने कोने में गूंजता रहे, गूंजता। जय हो। हाँ शेरों, अब चल देते हैं। आज किस तरफ जाना है? कल तो माया राम जी के तरफ गए थे, ये वहां पर और बेटा ये यहीं रख देते हैं। अब कोशिश करेंगे रोज ही आने की, ठीक है बाबू? हाँ तो माया राम जी के यहाँ सफाई करी थी कल, उनके आंगन का झाड़ झंखाड़ उखाड़ा था। तो तुमने बेटा माया राम जी को देखा ही नहीं ठहरा। बहुत सफाई पसंद करते थे वो तो। हाँ अरे आंगन के पाथरों को भी चमका कर रखते थे, एक एक दिन का उखाड़ देते थे वहां से। अब मेरे से इतना तो कहाँ होता है, लेकिन हाँ ऐसा कर देना हुआ कि उजाड़ बंजर ना लगे बस, ठीक है? मैं जूते पहन लेता हूँ। अरे तो उधर कहाँ जा रहा है? अच्छा नारायण कक्का के यहाँ चलने कह रहा है। हाँ चल फिर चल, आज उधर ही को चलते हैं, देखते हैं उनके पाक की हालत कैसी है बेटा। पिछले साल तो छत टपकने लगी थी, पाथर खिसक गए होंगे ना, इसीलिए तो पाथरों की देखभाल करनी जरूरी हुई ना। चल ये तूने अच्छा याद दिलाया, आज उनके पाथर ठोक ठाक देते हैं। हाँ बेटा करना पड़ेगा, अपने बिरादर हुए बिरादर के मकान। ये आ गया नारायण कक्का का मकान। अरे ये तो नीचे से ही पाक के पत्थर थोड़ा गजबजी जैसे दिख रहे हैं यार, हैं? अब यहाँ कोई सीढ़ी जैसी चीज भी नहीं ठहरी। उधर कहाँ जा रहा है? अच्छा अच्छा उसमें चढ़ के जाने को कह रहा है। ये पहाड़ में अच्छा हुआ, किसी मकान में छत की पिछले हिस्से से चढ़ने की चढ़ाई मिल जाती है, और किसी मकान में दाएं बाएं से, है ना? तू नीचे उतर ले, मैं चढ़ता हूँ। और ये अच्छा क्या ठहरा नारायण कक्का ने बनाया। अब जूते तो बेटा नीचे ही उतारने पड़ेंगे। चढ़ रहा बेटा। तू पीछे ही रहे, पीछे रहे। तू क्यों आ रहा है मेरे यहाँ? तू वहीं रह, बैठा रहे। और सुन, तू बिल्कुल छत से दूर बैठे रहना, ठीक है? नहीं किसी पत्थर से मेरा पैर फिसला तो मैं तेरे ही ऊपर गिर पड़ूंगा, फिर दोनों की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? है? राम नाम हो जाएगी। तू तो जानने वाला ठहरा। ये बेटा मैं पहुंच गया छत पर। पाथर गजबजिए हैं बेटा, अपनी जगह से खिसके हैं, और 2-3 पाथर तो टूटे हुए भी हैं। इसीलिए तो मकान की धुरी में बेटा पाथर बचा के रखते हैं, कभी काम आएगा करके। तूने हमारे घर की छत में देखे कि नहीं देखे? बचा के रखे ना। हाँ तो बेटा सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, तो टूटे पाथर को हटा के ऊपर रखते दो, कभी ये भी काम आएगा, है ना?
और यहाँ से ये लगा देता है। अब ये तो हो गया, अब जाते तू टेबल पत्थर ठीक है। अरे फिर तू फिर नीचे यहाँ आ गया। और तू इंजीनियर है मानता हूँ, लेकिन मैं लेबर ठहरा, लेकिन मेरे को काम तो आता ही ठहरा है ना। भाई इंजीनियर को बोला तो उधर को चला जा रहा है। मैं तुझे घूसखोर इंजीनियर है थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तुझे कमीशन बाज इंजीनियर है थोड़ी कह रहा हूँ। अरे तू तो ईमानदार इंजीनियर ठहरा बेटा। नाराज मत हो, यहाँ उधर आ जा। लेकिन बेटा एक बात है, ईमानदार इंजीनियरिंग कुछ नहीं चलती है भाई। हाँ, ये विभागों में ना जितने घूसखोर होते हैं वो प्रपंच रच के ईमानदार को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल करा देते हैं। ऐसे ठहरे सरकारी विभाग तो हाँ ये बस हो गया। जरा बैठ के एक किस्सा सुनाता हूँ। ये जो नारायण कक्का ठहरे ना, जिनकी छत हम ठीक कर रहे हैं, तो बड़े गजब के आदमी थे। इन्होंने क्या किया, अपने मकान की लकड़ी के लिए बिशन सिंह की टूनी का पेड़ हाँ अरे खूब हो हल्ला मचा, खूब हो हल्ला मचा, मारपीट तक की नौबत आ गई। तो पंचों के कहने पर नारायण कक्का ने पैसे भरे। हुआ क्या कि बिशन सिंह जो है अपना पेड़ नहीं बेचना चाहता था, तो उसकी गैर मौजूदगी में नारायण कक्का ने यह प्रपंच रचा ठहरा। दरअसल वो लकड़ी जो है टूनी की ही लगाना चाहते थे ना, तो उनकी लकड़ी तो मजबूत हुई। देख रहे हैं इनकी छत तो कैसी मजबूत लगती है। अब साल के बराबर मजबूत नहीं हुई, लेकिन टूनी की लकड़ी को भी सालों साल कुछ नहीं होने वाला हुआ बेटा। बस पानी नहीं मिलना चाहिए उसको, पानी मिल गया तो फिर दुश्मन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए छत की देखभाल करना जरूरी है। लेकिन बेटा जरूरी तो धुआं भी होगा। मकान में चूल्हा जला, धुआं उठा तो मकान की उम्र बढ़ती है। लेकिन यहाँ कौन जलाए चूल्हा, कौन जलाए, कब तक जलाए? हफ्ते 10 दिन में किसी घर में जाके थोड़ा सिगड़ी जला देने से तो थोड़ी होता है, इतना भी मैं कब तक कर पाऊंगा बेटा। लेकिन धुएं की बात आई तो गिरदा का गाना याद आ गया। क्या गाता था गिरदा? वो गीली है लकड़ी और गीला धुआं है, गीली है लकड़ी गीला धुआं है, मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, साग जो छौंका तो गाँव में का है रे ओहो। लेकिन बेटा अब तो नाती पोते सब कनाडा अमेरिका चले गए, तो आमा कहाँ से आएगी चूल्हा जलाने और साग छौंकने के लिए? बेटा तू तो मेरा गाना सुनने के लिए वहाँ छाए के नीचे बैठा आराम से, और छत में लग रहा है काम। अरे तू इधर मत आ, मैं ही आता हूँ नीचे, ठीक है? मैं ही नीचे आता हूँ और तेरे पास आके बीड़ी सुलगाता हूँ। अब कैसे आऊँ बेटा, ऊपर आने के लिए तो आ गया, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। कमर में भी दर्द हो रही कई दिनों से। चलो फिर थोड़ा घिसड़ी मार के आता हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा तेरे बाहर बीड़ी सुलगाता हूँ, लेकिन बीड़ी भी तो ख़त्म हो रही है अब। चल फिर कल चलते हैं बाजार, कंट्रोल की दुकान में गेहूँ चावल भी आ गया सुना है, थोड़ा गुड़ तेल भी लाना ठहरा। कल होगी 8 मील की दौड़, 4 आना 4 जाना। सवेरे घाम निकलने से पहले ही चल पड़ेंगे, ठीक है? क्या ठहरा? अरे ऐसे क्या देख रहा है? तो कंट्रोल की दुकान का ही तो रोटी भात खा रहा है। यहाँ वीरान बंजर खेतों में कौन सा अनाज उगा जा रहा है? कैसी ही बात कर रहा है यार तू भी, है? चल चल बेटा चल, अब दोपहर होने को आ गई है, थोड़ा भूख भी लग रही है, हैं? 2 दिन से रोटी ही खा रहे हैं बेटा, और आज भात पकाता हूँ। छाछ होती तो झोली भात पकाते, कितना समय हो गया झोली भात खाए हुए, है ना?
झोली का नाम सुन के हाथ भर लंबी जीभ मत निकाल। यहाँ कौन से गोट से दूध आ रहा है जो हम दही जमाएं, मक्खन बिलोवें और छाछ बनावें, है? हाँ, पिछले साल लक्ष्मण सिंह की दुकान से भट्ट लाया था। पिछले साल जब पेंशन लेने गया था, उसका ही चुड़कानी बनाता हूँ आज, ठीक है? और घर में गंदरैन होगा तो उसका चौका भी लगा दूंगा, ठीक? आज चल बेटा चलते हैं। किसने सोचा था कि एक दिन मडवा और भडवी मोल लेकर खाना पड़ेगा, है? हाँ, अरे ऐसा है, बाड़े में जो है ना बेटा, उगल के पत्ते हो रखे हैं, उसका टपकी साग बनाता हूँ। बोए तो बेटा पिनालू भी थे, लेकिन स्वरू ने सब खोद खाद के चौपट कर दिया। बंदर और स्वरू ने तो आफत मचा रखी है बेटा, है ना? वरना इन बूढ़े हाथों में इतना जोर तो हुआ ही, अभी 4 बाड़ों में कुछ साग पात तो बो ही सकता हूँ। कहाँ से आए होंगे बेटा ये स्वर? हमने तो बचपन में इनका नाम ही नहीं सुना ठहरा है। यही होगा बेटा, मन की बस्ती से लापता हो जाएगा तो जंगली जानवरों का ही तो वास होगा। लेकिन बेटा हमारे ज़माने में बताऊँ तेरे को, सुअर तो छोड़ो, ये गांव में हिरन, कुकर, चाव, क्या चीतल, जड़ेव कुछ नहीं आता था बेटा। और दूर कहीं छीड़ा उड़ा झरने पर पानी पीने आ जाते थे, वही वहीं से चले जाते थे। एक गाना बना है ना, वो झोला लगाते थे वो, हाँ याद आ रहा है मेरे को बेटा। हाँ, क्या छीड़ा पानी जड़े व मरो छा, ओहो छीड़ा पानी जड़े व मरो छा, ओ जसो रंग हजारी फूलो छा, ओहो जसो रंग हजारी फूलो छा, ओ जसो रंग मेरा शेरू का मत में हो छा। शर्मा रहा है बेटा? नहीं, ऐसे मजा कर रहा हूँ। चल, छिड़ा पानी जड़े व मरो छा, शेरो आजा बेटा आजा। आज जो है दुकान में जाना है करके जल्दी उठ गए, मंदिर में भी घंटी वंटी बजा दी है ना, और रोटी पका दी, कलेवा कर लिया, फिर भी घाम निकल आया जैसा लग रहा है। अरे क्या और ही सुंदर घाम खिला है उधर पार हिमालय में, है सोने जैसा पिघल रहा ठहराया। चल फिर बेटा चल, सोने जैसा चमक रहा है, हाँ धीरे धीरे आराम से, सोने जैसा चमक रहा है ये मेरा हिमाल, रंगीलो कुमाऊं मेरो छवि लो गणवा, रंगीलो कुमाऊं मेरो छवि लो गणवा। ओहो ये क्या गजब हो गया रे शेरू, कब गिरा ये शोभन सिंह का मकान? अरे कल दिन में तक तो ठीक ही था, रात को गिरा होगा, लेकिन बेटा कोई आवाज भी तो नहीं, तू भी नहीं भौंका। शिव शिव खनार हो गया रे शुभदा, तेरा मकान खंडहर हो गया, खंडहर हो गया रे।
ये हमारे देखते देखते 8वां मकान गिर गया। मैंने सब हिसाब लगा रखा है शेरू, और क्या कर सकता हूं मैं। अब आज दुकान की तरफ जाना नहीं हो पाएगा रे, मन खट्टा हो गया है। चल कोशिश करते हैं इनके गोलचू को निकालने के लिए। तो मलबे के ढेर में कहाँ दबे होंगे पता नहीं है। चल बेटा कोशिश करते हैं। जरा ये इसको हटा दो जरा। ये थोड़ा सा बल्ली इधर खींच लो बेटा। अरे तू ऊपर क्यों चढ़ रहा है? उधर कोई पत्थर खींचेगा तो वहीं हो जाएगी क्वाक की तेरी। चल नीचे उधर, इधर आ बेटा रुक। ये देखो यहाँ से रास्ता बना हुआ है। हाँ ये तो दरवाजा ही है ना। हाँ ये बल्ली मजबूत थी ना बेटा, तो पूरा छत का मलबा इस पर रुक गया। हाँ अरे तू आगे मत जा, कमांडर बना रहता मेरा। चल पीछे। हाँ मैं जाता हूँ। हाँ आराम से, हाँ आराम से, आराम से। हाँ आ जा। हाँ तो अरे तू तो कुछ जाने वाला हुआ, आफत तो मेरे लिए हुई। हाँ मैंने पहले ही कहा था सुबदा के बच्चों से, यारो 3 भाई हो, उधर छुरमलजू की कृपा से दिल्ली आगरा में अच्छा कमा रहे हो, छत पर टीन डलवा दो। ये पाक खर अब किसी काम के नहीं रहे, नए पादर मिलते नहीं। अरे टीन पड़ जाएगी तो लकड़ी सड़ने से बच जाएगी, मकान बचा रहेगा। हाँ करते हैं कहाँ, फिर लग गए अपने रास्ते। अब कहाँ ठीक करते हैं, अब तो मकान गिर ही गया। चल बेटा थोड़ा कोशिश करता हूँ ये पत्थर हटाने की। है तू दूर रहना, तू मत आया, तू उठाएगा पत्थर क्या? चल उधर चल। यहीं बेटा यहीं जलाता था मैं दिया ना, तो यहीं पर मलबा गिरा है, यहीं होंगे गोलजू, यहीं होंगे बेटा। अरे उधर को चल। अरे रुक जा, ये पत्थर ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, ये ऐसे नहीं। हाँ ये निकलेगा एक। हाँ आज से 4 साल पहले आए थे तीनों भाई, याद है तुझे? वो क्या था ना, पता चला कि छोटे वाले की कोई संतान नहीं हो रही थी और वो बड़े वाले की बहू उधर दिल्ली में बीमार ही रहती थी। तो उस साल आए थे गुलजू की पूजा करने और छुरमलजू को भी घंटी चढ़ा के गए ठहरे। मैंने तब भी कहा था बेटा, अरे यारो पुरखों की निशानी है, इसको बचाने का जतन करो। तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। कहाँ सुनते मेरी, सामने हाँ हाँ कहा, फिर वह अब जो क्या आते हैं बनवाने बेटा। अरे भगवान कैसे करूँगा कैसे। बेटा तब तो तू था नहीं जब शुभदा को गांव छोड़ के जाना पड़ा था, अकेला, बूढ़ा, बीमार। वो तो जाना ही नहीं चाहता था। बीच वाला उठा ले गया आगरा, वहीं मरा भल शुभदा, वहीं मरा। अच्छा हुआ वो मर गया, नहीं तो जिंदा होता तो आज अपने मकान की ऐसी खबर सुनता, क्या बेचती उस पर। कम से कम मरते समय उसे सुकून तो रहा होगा कि गांव में मेरे पुरखों की निशानी है करके। इसमें जा रहा था, कैसी आंखों से देख रहा था इस मकान को, अपने लगाए पेड़ पौधों को। वो बेटा वो जो ऊपर वो जामुन का पेड़ है ना बड़ा सा, वो शुभदा ने ही लगाया था। जाते समय
मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख के गया था। बोला आनंद, मकान का सांकल खोल के कभी कभी दिया चला दिया करना। परदेश का रहना हुआ बोला, देवता का ही आसरा ठहरा, देवता का ही आसरा ठहरा। मैंने 2 साल तक जलाया था। कब तक जलाता? अरे यहाँ तो सभी के देवता अकेले रह गए ठहरे, सबके देवता अकेले रह गए ठहरे। क्या करता मैं? बस सुरमलजू से ही सबकी कुशल बात के लिए प्रार्थना कर लेता हूँ। अब बेटा नहीं रोने, बड़ा रोना आ जाता है, वो रोना आ जाता है। मैं जान के नहीं रोता हूँ बेटा, जान के नहीं रोता हूँ, तो घर फूट जाता है। हाँ नहीं रोऊंगा, उधर तो बैठ, मैं थोड़ा सा कोशिश और करता हूँ, कोशिश। तो उधर मत जा बेटा, वो गीली लकड़ी है, वो सब नीचे दब जाएगी। पानी बढ़ गया होगा ना, और ना क्या होता है लकड़ी को। अब क्या, अब तो मकान ही गिर गया है, अब क्या मजबूत लकड़ी भी है तो क्या करें। अरे भगवान, अरे छोड़ दे शेरू, अब नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता। माफ करना हो गलजो, इस मलबे से तुमको निकालना मेरे बस का नहीं। जहाँ हो जैसे हो, पड़े रहो, पड़े रहो। हम तो नरपशु ठहरे, हमारी मजबूरी तुम समझने वाले ठहरे। सुविधा के बच्चों को भी माफ कर देना, उनको भी क्या दोष देना है। जमाने की रीति ऐसी चल रही है, जमाने की रीति ऐसी चल रही है। हाँ बेटा, न बेटा नहीं रो रहा, अब नहीं रोऊंगा। हाँ अब नहीं रोऊंगा बेटा, ठीक है। लेकिन तेरे जैसा मजबूत दिल कहाँ से ला? तू अपने बाप महतारी भाई बहन सबकी मौत के दुख को तू पी गया। मैं तो इंसान ठहरा बेटा, ऐसा मजबूत दिल कहाँ से लाऊं मैं? हाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? चलते हैं कह रहा है दुकान की तरफ, लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया बेटा, शाम हो जाएगी। हैं चलें कह रहा है, चल फिर चलते हैं, लौट आएंगे शाम को, माठ लौट आएंगे बेटा। हाँ चल, हाँ तू चल, शाबाश शाबाश बेटा। ठीक जगह मिले तो थोड़ा सा थकान मिटाने के लिए बैठ जाऊं। अरे खड़ी चढ़ाई ठहरी, ऊपर से ये 15-20 किलो का बोझ ठहरा, बुढ़ापा आ गया बेटा। और तो इतने काम का भी नहीं हुआ कि थोड़ा सा सामान तू पकड़ लेता है। तेरी जगह बकरी होती ना बेटा, भेड़ बकरी, तो थोड़ा सामान उसकी पीठ में रख लेता है। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, बकरी नहीं चाहिए थी मुझे,
उसको तो बाघ कब का टीप ले जाता। हाँ बेटा, ये थोड़ी देर अब ये इसके पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ठीक है। अरे ये चीड़ के जंगलों के बीच में अकेला बांज का पेड़ कैसे रहा होगा रे? नहीं, ये बांज के जंगल में चीड़ का हमला हुआ ठहरा। ये अब ये अकेला पूरा पेड़ लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। हाँ, लड़ेगा हमारी तरह। नहीं तो गाना था ना बेटा, ने काटो झुबराली बाज, बजानी धुरा ठंडो पानी। और चीड़ का जंगल बांज के जंगल को खा जाएगा तो कहाँ से ठंडा पानी मिलेगा? ले तू, आज तो तेरी पसंद का बिस्कुट मिल गया बेटा, और ये बिस्कुट खा है। ले पत्थर में मैंने रख दिया। अब ये बता बेटा, ये लक्ष्मण सिंह आज क्या कह रहा था, उसकी बात सुनी तूने? है तू कहाँ सुनेगा, तू तो वहाँ पहुँचते लग जाता वो काली कमली के पीछे। बड़ी दोस्ती है तेरी उससे, वो भी लगता है तेरा ही इंतजार करती रहती है। जब तू पहुँचता है तुझे देखते कैसा दौड़े दौड़े आती है पूंछ हिलाते हुए है? तब तू कहाँ सुनेगा। कोई बात नहीं। अब कितने सालों से बेटा लक्ष्मण सिंह यही कहता था, गुरु आनंद वल्लभ जी कहाँ पड़े हो उस वीरान का है? कोई मुंह बोलने वाला नहीं हुआ। मैं कहता हूँ है तो मेरा शेरू, मेरा फास्ट फ्रेंड, तो वो हंस देता है। नहीं गुस्सा मत हो, हमारी दोस्ती पर थोड़ी हंसता है, मेरी बात पर हंसता है। कहता है गुरु तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा मैंने, वीरान गांव की पहरेदारी में बैठे हुए है, पता नहीं जैसे कोई लौटने वाला हो। इतने साल पलटन में रहे, वहीं कहीं बना लेते मकान। अरे नीचे हल्द्वानी में बस जाते जैसे और पलटन वाले कर रहे हैं। तुमको तो ऐसा कुछ सोचता नहीं है। अब क्या है, शादी तुमने की नहीं, एक भाई था बेचारा, वो बहुत पहले गुजर गया, बच्चे उसके वहीं शहर में चले गए। और चलो जब तक 2-4 आदमी थे तब तक तो मानो ठीक, लेकिन अब तुम काहे खूंटा गाड़े बैठे हो यहाँ है? निपट अकेले क्या करने को बैठे ठहरे यहाँ है? बताओ। अब ये जो है पूरा गांव जो बिल्कुल वीरान हो गया, तुम्हारे वहाँ मन कैसे लगता है ये बताओ। इससे अच्छा तो तुम जो है नीचे सड़क के किनारे आके कोठरी बना लो, कम से कम मनकी का मुंह तो देखोगे। लेकिन बेटा आज उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। आज उसने मुझे एक दूसरी ही बात सुनाई। उसने कहा जी तुम्हारे गांव के बारे में एक खबर सुनी। खबर क्या है, अखबार में निकली है तो सही होगी। तो तुम्हारा जो गांव है ना मुल्ला शेरा है, जो अब वीरान हो गया ठहरा, एक तुम्हारी क्या गिनती होती है। तो सरकार तुम्हारे गांव की जमीन को एक बड़ी कंपनी को बेच रही है, प्राइवेट कंपनी को। अरे खूबसूरत जगह ठहरी, सामने हिमालय चमकता ठहरा, अरे हरा भरा इलाका ठहरा, स्विट्जरलैंड ठहरा, तुम ही कहते हो स्विट्जरलैंड। तो वहाँ बहुत शानदार बिल्डिंग बनेगी, कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, हॉस्टल की बिल्डिंग बनेगी, स्टेडियम बनेगा, देश विदेश के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने वहाँ आएंगे, वहीं रहेंगे, खूब चहल पहल होगी। और वो तो ये भी कह रहा था ये जो सड़क बन रही है इसीलिए बन रही है सड़क। तो क्या कहता है बता है? गांव में स्कूल खुलेगा तो अच्छा ही ठहरा ना है? खूब चहल पहल, बच्चे आएंगे बाहर के, यहाँ रहेंगे, खूब चहल पहल होगी, गांव आबाद हो जाएगा है। अरे तूने मुंह क्यों टेढ़ा कर रखा है? अच्छा और खाएगा ना इसको? अच्छा ले ले ले, अरे महीने भर का कोटा लाया हूँ बेटा तेरे लिए, सब तू ही तो खाएगा।
ये ले है, अब बिस्किट खा। अब बहुत हो गया आराम बेटा है। अब जो है चलते हैं, और मुझे भी तो चाह का मन लगा ठहरा। चल ला भाई, चलो है। हाँ, नाना ठूला घर उधरन लाग्या, नाना ठूला घर उधरन लाग्या, मेरा गाँव का मन कोई अब है जा, मेरा गाँव का मन अब है जा, नाना ठूला घर उधरन लाग्या। अरे भाई तू क्यों जाग गया रे? उधर काम बना, तो इधर को। हाँ, इसलिए इधर को खेल। तू जागा क्यों है? मुझे तो नींद नहीं आ रही है। तेरे को क्या हुआ है? क्या फिर बाघ है? बाघ साला तेरे पीछे पड़ गया है, रोज रात को चक्कर लगा रहा है। तू डर मत बेटा, डर मत। इधर ये थोड़ा सी इधर को आ जा, वहाँ जगह नहीं है ना, तभी तो बिस्तर इधर को खींच रहा हूँ। वहाँ कोने में तो पड़ा। चल हाँ, शाबाश शाबाश, ये आ जा। मैं कमजोर उठा लेता। ये डर मत बेटा, हाँ डर मत। मैंने दरवाजे पट्ट करके बंद कर रखे हैं, ठीक है? तो मेरे पास ही सो। हाँ, मुँह खोल दो, आ जाओ। बेटा मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है पता है तेरे को? ये लक्ष्मण सिंह की उस बात का तो मेरे पास जवाब है कि भाई हम जो है सेना वाले हुए, सैनिक वाले हुए, मोर्चे पर कभी नहीं पीठ दिखाते, डटे रहते हैं और प्राण बचे रहने तक लड़ते रहते हैं। और ये जवाब सुनकर लक्ष्मण सिंह चुप भी हो जाने वाला। लेकिन बेटा आज जो उसने मुझे खबर सुनाई, इस बात का क्या जवाब है मेरे पास? मैंने दिन में तो तुझसे कह दिया था स्कूल खुल रहा है तो अच्छी बात हुई, गांव के लिए बहुत अच्छी खबर हुई है, गांव गुलजार हो जाएगा। लेकिन शाम से कुछ और ही खुदबुद चल रही है मेरे मन में। अब ये बताओ, सरकार ये कंपनी को ज़मीन बेच देगी तो हमारा गांव कहाँ रहेगा? ज़मीन गई, हम भी गए, गांव भी गया। अरे ये कंपनी तो सारा ज़मीन खा जाएगी गांव की, है? और ये सरकार क्यों बेच रही होगी ज़मीन? बताओ, ये भी तो गांव भक्सी हुई ना सरकार। हमने इसको गांव मतलब बचाने के लिए चुना था कि ये गांव की जमीन को बेच खाने के लिए चुना था। मैं तो इस एक बात के लिए परेशान था कि कहीं तुझे खा ना जाए। अब तो बाघ ही बाघ आ रहे हैं चारों तरफ से बाघ। अरे ये कंपनी बाघ ही तो हुई बेटा, बाघ ही तो हुई। ये हमारी जमीन खा जाएगी, गांव खा जाएगा, गांव को ले जाएंगे हैं। क्या कर, चारों तरफ बाघ ही बाघ। पहले एक बाघ और आया था, वो विकास का बाघ, वो शहर में रहता है, बल गांव गांव से लोगों को खींच कर ले गया। अरे शहर में नहीं रह सकता था वो विकास। तब हमने कहा हमें हमारा राज्य दे दो, हम खुद करेंगे अपना विकास। हमने खूब लड़ाई लड़ी, बड़ी कीमत चुकाई हमने, राज्य मिला। लेकिन ये राज्य और बड़े बाघों के हाथ में पड़ गया, और बड़े बाघों के हाथ में पड़ गया। पहले रोजी रोटी के चक्कर में बाहर जाते थे तो सोचते थे जैसा भी है जो भी है गांव तो हमारा है, जमीन हमारी है। अब ये सरकार नाम का बाघ हमारी जमीन हड़प रहा है,
हमारी जड़ें उपोड़ रहा है, ऐसा अनर्थ हो रहा है। नहीं, तुम डर मत बेटा, तुम डर मत, लड़ेंगे, इससे भी लड़ेंगे, इस बात से भी लड़ेंगे। हाँ। शेरो, सोच रहा हूं बेटा तेरा ब्याह कर दूं। हाँ, कल ही लक्ष्मण सिंह से बात करके और कमली को ले आता हूँ, खूब धूमधाम से तेरी शादी करता हूँ। और बेटा 1 दर्जन बच्चे पैदा करना तुम। हाँ, गांव में चहल पहल चाहिए मुझे, कोई कहीं से खो खो करेगा, कोई कहीं से भौं भौं। बेटा एक टुकड़ाव तो लगानी ही पड़ेगी ना, बागों से डरकर थोड़ी होगा। अरे सुबह हो गई क्या? तो चिड़ियों की जैसे आवाज सुनाई पड़ रही है रे। मैं तो समझ रहा था ये आधी रात ही है, सुबह हो गई क्या? देखो तो हाँ, हिमालय की चोटियों की तरफ देखकर लग रहा है कि सूरज देवता उदय होने वाले हैं। कुछ ऐसी उजास है जैसे लग रहा है हिमालय जाग रहा है। आसपास के डाढ़े काढ़े सब जाग रहे हैं, ये धुर जंगल भी जागते जैसे लग रहे हैं बेटा। वो घाटी भी लग रही है जाग रही। मेरे हृदय में भी कुछ जाग रहा है बेटा। मैं तुझसे कह रहा था कोई एक परिवार एक आदमी आ जाता तो तेरा एक गाज बढ़ जाता। अब मैं तेरा परिवार बढ़ा रहा हूं इतना, तो कहां से आएंगे इतने घास? गांव के एक एक घर में एक एक आदमी आएगा ना, परिवार यहाँ का बढ़ेगा ना, तब आएगा घास। हाँ, मेरे मन में कुछ जाग रहा। आज ही जाता हूँ लक्ष्मण सिंह के पास, कहता हूँ आने जाने वाले जो भी मिले, परदेश में जो भी जहाँ हमारे लोग हों, सबका पता पूछो, सबका फोन नंबर लो, नोट करो और सबको सूचना भेजवाओ कि एक घर का एक आदमी 1 महीने में एक बार आ जाए। एक घर का एक आदमी 1 महीने में एक बार आ जाए तो गांव आबाद हो जाएगा, गांव में विकास आ जाएगा, ये विकास पूरे पहाड़ में फैल जाएगा। जय हो छुरमलियो, परदेश के लोगों को सन्मति देना। नविंदा ने कहा तुमने पीयूष के बारे में कुछ नहीं बोला। ये जो था आनंद वल्लभ, ये भी एक प्रकार का पीयूष दा ही था। बिल्कुल। लेकिन पीयूष के बारे में अगर नहीं बोलेगा ललिता तो और बुरा रहेगा। और नविंदा को इतना बढ़िया ढंग से लिखा। तो आप सबका शुक्रिया कि पीयूष की स्मृति में आप इस आयोजन में शरीक हुए। आमतौर पर हमारे साहित्यकार और कलाकार बंद करते हैं कि ये स्मृति लोक का समय है, लोग लोगों को भूलते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। अगर इस बहाने भी हम अपने कुछ लोगों को, कलाकारों को, बहुत से लोग हैं जिन्हें हम उनके जीवन में ठीक से याद नहीं कर पाते या उनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते या उनका सम्मान नहीं कर पाते, कुछ ऐसे लोगों को अपने बीच में से याद करने का कोई सिलसिला बन सके,
किसी भी फील्ड के वो हों, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा काम होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में पीयूष की बहन मंजुला पांडे ने जब वो उनकी अलमारियाँ और सामान समेट रही थी, तो उसमें उन्हें एक डिब्बा मिला उपहार का, जो किसी ने पीयूष को दिया था, किसी कार्यक्रम में दिया होगा। उसको पीयूष से उन्होंने कहा तू इसे खोलता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं, मतलब रखता सजाता क्यों नहीं। उसने कहा नहीं, मैं इसे किसी को देना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा कभी। वाह। आज पीयूष नहीं है, मंजुला ने कहा कि ये तुम रख लो। मैंने कहा इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता कि इसका सुपात्र ललित सिंह हो। दो सब एक मिनट भाई, वैसे थोड़ा सा वो वाला। ये तो हाथ नहीं, गले में हाथ डाल के। अब स्वाभाविक नहीं होगा कहने अरे पर फोटोग्राफरों के लिए जयमाल दोबारा डालने। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मैं यहीं से बोलता हूँ। पीयूष दा को मैंने सबसे पहले हरिश्चंद्र की लड़ाई में देखा था। 1984-85 में एक बार शो हुआ था, तब बीएनए में मैं फर्स्ट ईयर का छात्र था। उसके बाद उनसे मिलना बहुत कम हुआ, लेकिन उनके बारे में मुझे संगम मेघुणा भाई साहब से या एक दो और लोगों से लगातार जानकारियाँ मिलती रहीं। और 1996 से जब मैं मंचकृति के नाटकों का रिहर्सल कुमाऊं परिषद में करने लगा था, और पीयूष दा की कृपा से वो होता। हम चाबी लेने पीयूष दा के घर जाते थे, आते थे। अब सबसे पहला इंप्रेशन पीयूष दा का हमारे ऊपर क्या पड़ा? एक अनुशासित, कर्मठ, प्रिसाइसनेस। जितना मतलब है उतना बोलना, उतना चलना, उतना देखना। आपने कहा था ना, वो फिक्स रहता था, उसका एक एक जेस्चर जो फिक्स रहता था। वो चीज़ हमने उनके जीवन में देखी। नाटक आपने नाटक में देखी, हमने जीवन में देखी। लेकिन इस गुरु गंभीरता में भी उनका स्नेह हमें बराबर मिलता रहा, और मेरे काम को लगातार सराहते रहे। जब हम लोग ज्योति किरण यो मस्तिष्क प्रक्षाघात के बच्चों के साथ काम करे, तो मैंने भी थोड़ा वहाँ किया, तब पता चला कि पीयूष दा वहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे थे। ये शायद लखनऊ के रंगकर्मियों को मालूम नहीं। मस्तिष्क प्रक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए सालों साल रंगकर्म के माध्यम से थेरेपेटिक काम करते रहे। ये आप लोगों को जानना चाहिए। रंगकर्मी पीयूष पांडे, जैसे आपने कहा था ना, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कोई जानता ही नहीं था। उनके बड़े आयाम हैं, और रंगकर्मियों को, हम रंगकर्मियों को उनका सलाम करना चाहिए। हम केवल इसलिए नाटक कर देते हैं क्योंकि हम नाटक कर लेते हैं। हम केवल इसलिए एक्टिंग करते हैं कि हम एक्टिंग करना जानते हैं। तो क्या यही पर्पज है? असली पर्पज आपकी कला का क्या होना चाहिए? सर्वोच्च मानवीय प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए। वो पीयूष दा करते रहे, बिना बता के, बिना गा के। तो ये मैं कहना चाहता हूं।